अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासत है वो इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई है और ख़तरनाक मरहले में इस सेंस में दाखिल हुई है कि जो आज मरीम नवाज़ साहिबा की अदालत में पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने एक मुतफ़रक़ दरख्वास्त दायर की थी। उसमें उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए DGISI जो थे हमारे जनरल फैज़ हमीद साहब पर, और आज ही उन्होंने और भी बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए हैं अपनी मीडिया टॉक में। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक बहुत ज़्यादा नज़रें थी जो पाक फ़ौज में तबादले मुतवक्को थे, उनके ऊपर बहुत सारे तज्ज़िया निगार, तबसरा निगार ये बात करते थे कि ये तबादले बहुत अहम, और बाकी सारे तबादले तो ये एक इदारा जाती मामला है, लेकिन जो सबसे अहम तबादला था वो DGISI का तबादला था। उस तबादले के होने के बाद सियासी तज्ज़ियाकारों ने यह फ़ैसला करना था कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है। तो बात शुरू करते हैं। आज मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की A1 फील्ड रेफरेंस में अदालत में पेशी थी, जहाँ पर उन्होंने एक दरख्वास्त कल पहले ही दायर कर दी थी। एक मिसलिनियस एप्लीकेशन थी, मुतफ़रक़ दरख्वास्त थी, जिस पर उन्होंने जो उस वक्त तक यानी कि कल जब वो दरख्वास्त दायर की गई उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो DGISI थे, उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए। इस मुतफ़रक़ दरख्वास्त में मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने अपने ख़िलाफ़ और अपने वालिद नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं, और स्पेशली A1 फील्ड रेफरेंस की बात, चूँकि उससे की अपील के दौरान वो दायर की गई दरख्वास्त, तो उसमें उनका ये कहना था कि उस दरख्वास्त के मुताबिक कि जी उसके बीच में बहुत ज़्यादा किरदार है असास अदारे के, खुफिया अदारे के सरबा जनरल फैज़ हमीद साहब का, और उनका ये कहना था कि उनको बुलाकर इस मामले में अदालत उनका बयान रिकॉर्ड करे या उनका मौक़िफ़ हासिल करे। और साथ ही उन्होंने ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि साबिक़ जज इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सिद्दीकी, उनको भी अदालत में बुलाकर उनका भी बयान लिया जाए। जबकि उन्होंने अपनी दरख्वास्त में जो बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए हैं, अभी वो इल्ज़ामात डिस्कस हो ही रहे थे कि आज जब उनकी पेशी और उसके बाद उन्होंने जो गुफ्तगू की मीडिया के साथ वो बहुत अहम थी। आज की गुफ्तगू में उन्होंने एक तो मीडिया से ये शिकवा किया कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो उनकी दरख्वास्त के जो असल हिस्से थे, जो असल पहलू थे, वो सामने नहीं लाए जा सके, और उनका कहना था कि ये मुझे पता है इस सिलसिले में मीडिया की क्या मजबूरियां हैं। उनका ये भी कहना था कि नैब जो है, नैब ने एक तरीक़ाकार होता है नैब का, कोई भी रेफरेंस फाइल करने के लिए वो पहले इंक्वायरी होती है, तफ्तीश होती है, उसके बाद नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होती है, उसमें अप्रूवल दी जाती है कि ये केस दायर अदालत में करना है, ये नहीं करना है। लेकिन उन्होंने कहा कि नैब ने ऐसे किसी तकल्लुफ़ का एहतमाम नहीं किया और हुक्म था ऊपर से, तो इस वजह से वो केस इनके ख़िलाफ़ फ़ाइल कर दिया गया। नाज़रीन, ये जो मुकदमात होते हैं जो सियासतदानों के ख़िलाफ़ होते हैं, इनमें यकीनन कानूनी पहलू भी होते ही हों, तभी वो अदालतों में जाते हैं। लेकिन बहरहाल अमूमी तासुर यही पाया जाता है कि इन मुकदमात की जो अहमियत होती है वो कानूनी से ज़्यादा सियासी अहमियत होती है, और ऐसे मुकदमात जो हैं वो जब सियासतदान लड़ते हैं तो उसको सियासी अंदाज ही में लड़ते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है कि जो एक बात चल रही थी कि जी जो 10 साल मुजवज़ा प्लान बहुत सारे सीना गज़ट में चल रहा था कि जी 10 साल प्लान है, इमरान खान साहब को 10 साल के लिए लाया गया है, और पहले जो है वो बाजवा साहब आर्मी चीफ़ होंगे और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ़ होंगे, और ये 10 साल प्लान है और इस 10 साल प्लान के तहत ही सारा मामलात को चलाया जा रहा है। ये गॉसिप थी। अब इसके बारे में हम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसी कोई बात थी या नहीं थी, बहरहाल ये एक सुनी सुनाई बात थी कि ऐसा हो रहा है। तो सियासी तज्ज़िया निगार और तबसरा निगार थे, उनका ये कहना था कि जो अब आगे चल के जो तबादले होने वो बहुत अहम है, क्योंकि मुस्तक़बिल में आर्मी चीफ़ बनने के लिए कोर को कमांड करना जो है वो 1 साल बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह के एक रवायत है, मुझे इसके हवाले से कानून का इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल ऐसा होता है कि कोर कमांड की भी लाजमी हो, हमने यही सुना है। ये तो की जात है कि अगर ये 10 साल प्लान अभी आगे चलना है तो फिर जनरल फैज़ हमीद को उस प्लान के मुताबिक जो है वो कोर दे दी जाएगी, और अगर उनको ये कोर नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि ये प्लान जो है वो या तो दुरुस्त नहीं थी, ये खबरें दुरुस्त नहीं थी, या फिर ये इस प्लान में कोई तब्दीली आ गई। जनरल फैज़ हमीद साहब को जो है वो अगली पोस्टिंग दे दी गई है कोर कमांडर पेशावर के तौर पर। अब वो कोर को कमांड करेंगे, और उसके बाद जब नेक्स्ट आर्मी चीफ़ बाजवा साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद जो नाम होंगे तो उसमें वो जो मतलूबा अहलियत के म्यार पर जनरल फैज़ हमीद साहब भी पूरे उतरते होंगे। यहाँ पर जो सियासी मुखालफीन हैं इमरान खान साहब के, वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जी इनकी चूँकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है इमरान खान साहब के साथ, तो इमरान खान साहब को ये बहुत सूट करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब को कौन सूट नहीं करता?
इमरान खान साहब को जस्टिस काजी फैज़ ईसा, जो कि अगर कोई ऐसी रुकावट नहीं आती और कोई गैर मुतवक्का सूरत हाल पैदा नहीं हो जाती तो 2023 में उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है, तो इमरान खान साहब को वो बारा नहीं खाते। सो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद बार ये हुकूमत रेफरेंसेस भिजवा चुकी है और उनको बतौर जज सुप्रीम कोर्ट से हटाने की कोशिशें उनकी नाकाम हो चुकी है। और बल्कि ऐसी ऐसी भी बाज़ दरख्वास्तें दायर की गई, नजरसानी की अपीलें मुस्तरद हो जाने के बाद भी कि किसी तरीके से इस मामले को मुतनाज़ बनाया जाए। फिर उनकी और उनकी अहलिया की जो है वो तमाम तरह साजात भी चेक किए गई, FBI ने बड़ी इंक्वायरियाँ भी की, लेकिन बहरहाल जस्टिस काजी फैज़ ईसा बदस्तूर अदालत उज़्मा में बतौर जज मौजूद हैं। अगरचे कि अभी भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स उनके हवाले से सामने आ रहे हैं, लेकिन वो बहरहाल मौजूद हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून को अगर हम ये कहें कि जी उनके जहन में ये बात है कि जनरल फैज़ हमीद साहब अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो शायद वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। अब ये बात दुरुस्त है या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में ये बात पाई जाती है। सो आज हमने देखा कि मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बराह रास्त उनका नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए। उसके साथ ही उन्होंने ये वजाहत भी की कि किसी इदारे के वो खिलाफ नहीं है, इदारों की बहुत इज़्ज़त करती है। ये अगर इदारे का कोई फ़र्द कोई ऐसा काम कर रहा है बकौल उनके कि जो मुनासिब नहीं है तो उसके पर उन्होंने उनका नाम लिया है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत अहम है कि जब माजी में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ केसेस बनने शुरू हुए, नवाज शरीफ साहब अभी भी प्राइम मिनिस्टर थे तो ये सारे मामला शुरू हुए। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को हटा दिया गया, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए, उसके बाद 2018 का इलेक्शन हो गया और उससे लेकर अब तक जब भी सीना गज़ट पे ये बात होती थी कि यूँ हो रहा है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं थी। सबसे पहले ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड हुई जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जिनको जब हटा दिया गया उनकी एक मतनाज़ा तकरीर के बाद, तो उन्होंने जो अपनी उसको चैलेंज किया अपनी बरतरफी को, उसमें उन्होंने इन इल्ज़ामात को डॉक्यूमेंटेड किया। लेकिन उसके बाद सियासी तौर पे कभी ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, ज़बानी बात की जाती थी लेकिन डॉक्यूमेंटेड कोई चीज़ नहीं थी। तो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अदालत आलिया में ये डॉक्यूमेंट फाइल करके अपने तमाम जो इल्ज़ामात हैं उनको डॉक्यूमेंट कर दिया। क्योंकि जब भी हमने देखा किसी टीवी के टॉक शो में कहीं पे भी जब सियासी मुखालफिन आपस में बात करते थे तो वो एतराज़ करते थे कि जी जब ये कहते थे कि आप सबको पता है किसने ये किया है, तो वो कहते थे आप नाम क्यों नहीं लेते, और इस चीज़ को एक इस्तेमाल किया जाता था हथियार के तौर पे कि जी ये नाम क्यों नहीं लेते। तो जब नाम ले लिए तो फिर वो प्रॉब्लम हो गया कि जी ये नाम क्यों लेते हैं। सो अब ये मामला है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट की और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो फासले थे वो अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक ये जो तासुर पाया जा रहा था कि जी शायद किसी जगह से मुस्लिम लीग नून को आइंदा इंतखाबात के हवाले से कोई यकीनदानी कराई गई है कि वो शफाफ होंगे या गैर जानबदाराना होंगे, तो वो उस यकीनदानी की अहमियत आज के तबादलों के बाद शायद उस तरह उनके लिए कम अज़ कम ना रहे। नवाज शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान से बाहर जाने के बाद जो गुजरांवाला वाला जलसा था उसमें से नाम लेने शुरू किया और अब तक वो कभी वो नाम लेना शुरू कर देते हैं, कभी नाम लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जो आज मरीम साहबा की अदालत में पेशी थी और जिस तरह उन्होंने टारगेट किया जनरल फैज़ हमीद को, उसके बाद से ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए या इसे सरफ नज़र करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और अब ये मामला जो है लगता है कि मज़ीद आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जिसे कहते पस मंज़र में चले गए हैं बकौल उनके कि उनको कोई चोट आ गई है तो वो रेस्ट पर हैं। लेकिन आज जब मरीम साहबा से अदालत आलिया के बाद जब ये सवाल किया गया कि शहबाज शरीफ साहब आपके इस मौक़िफ़ के साथ उनकी या आपकी पार्टी की इस मौक़िफ़ के साथ ये मुत्तफ़िक़ हैं या नहीं हैं, तो मरीम साहबा का ये कहना था ये केस मेरे ख़िलाफ़ और मेरे वालिद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है और इससे जो भी इसमें मेरा मौक़िफ़ है, जो भी हमारा मामला है, हम दोनों का ये मौक़िफ़ है और हमारा ये केस है। तो उन्होंने अपनी पार्टी को इस मामले से एक तरह से साइड पे करने की कोशिश की। अब वो पार्टी साइड पर होती है या नहीं होती, लेकिन ये मामला जो है अब आगे हमें ख़तरनाक मरहले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं कि एक तो जितनी एक नेचुरल सी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुस्लिम लीग नून के फासले होंगे, उसका फ़ायदा लामहला इमरान खान साहब को होगा। और इमरान खान साहब के हवाले से जो एक तासुर पाया जाता है कि शायद कोई इस्टेब्लिशमेंट में उनकी दूरी पैदा होगी या कुछ खलीज बढ़ गई है, तो वो तासुर आज की तकरीर तबादलों से न सिर्फ ये कि दूर हुआ है बल्कि वो काफ़ी खुश होंगे उस पर मुस्लिम लीग नून के रद्द अमल के बाद भी कि अब ये जो कुछ भी हो रहा है उनकी फेवर की हो रही है। दूसरी तरफ उन्होंने हम कह सकते हैं कि एक और कामयाबी हासिल की। इमरान खान साहब के लिए आइंदा इलेक्शन में कामयाबी के लिए 3 मेन चीज़ें जो उनके लिए अहम थी। एक, उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के कैसे ताल्लुकात हैं और ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो
आज के तबादलों के बाद कि शायद जो प्लान है वो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है और उसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, तो इमरान खान साहब के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। और दूसरी चीज़ उनके लिए जो बहुत अहम थी वो जिस तरह के आइंदा इंतखाबात की तैयारी के लिए वो कोई पब्लिक के लिए कुछ करने के बजाय उनकी ख्वाहिश थी कि नायब का चेयरमैन जो है वो जो मौजूदा हैं वही कंटिन्यू करते रहे। कानून आइन क्या कहता है, एक्सटेंशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने पिछले 2-3 दिनों में इक़दाम किए हैं उसे लगता है कि उन्होंने एक कामयाबी हासिल की है। जस्टिस जावेद इकबाल को कंटिन्यू करवाने की मशावरत वो करने पर तैयार नहीं। अपोजिशन लीडर के साथ एक्टिंग चेयरमैन का जो मामला था वो उन्होंने ख़त्म कर दिया और मुबैना तौर पर डिप्टी चेयरमैन नायब जो राय हुसैन असगर थे, जिनकी एक रेपुटेशन एक अपराइट पुलिस अफसर की थी, रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, IG की हैसियत से वो रिटायर हुए थे, उसके बाद उनको डिप्टी चेयरमैन नायब लगाया गया था और इसमें इमरान खान साहब की ख्वाहिश शामिल थी और अचानक को उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया या उन्होंने दे दिया। बहरहाल जो भी मामला है वो नहीं रहे, ताकि एक बात कही जा सके कि जी अभी हमारी मुशावरत नहीं हो सकती है अपोजिशन लीडर के साथ, जो वो नहीं करना चाहते या हम करेंगे आगे चल के किसी वक्त कर लेंगे, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कि जी अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत ज़रूरी है नए चेयरमैन नायब की तैनाती के लिए, लेकिन वो कितने पीरियड के लिए ज़रूरी है इस चीज़ का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है कि वो कितने पीरियड के अंदर होनी चाहिए। सो अब डिप्टी चेयरमैन वाला ऑप्शन भी ख़त्म कर दिया गया कि अगर चेयरमैन नायब चले जाते हैं और नया अभी तक नहीं आता तो एक्टिंग चेयरमैन फिर डिप्टी चेयरमैन होगा, और अगर डिप्टी चेयरमैन ही नहीं होगा तो फिर एक ऑप्शन मिल गया इमरान खान साहब को कि चलें जब तक नया चेयरमैन लगता है उस वक्त तक पुराना चेयरमैन ही कंटिन्यू करे। सो एक उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि किसी हद तक उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल की है। तीसरा अलबत्ता मामला अभी बाकी है कि तीसरा इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात वाला मामला भी हो गया। नायब वाले मामले में भी किसी हद तक उनको बेहतरी नज़र आ रही है अपनी फेवर में, लेकिन जो तीसरा मामला है इलेक्शन कमीशन वाला, वो वाला मामला ज़रा अभी थोड़ा सा जो प्रॉब्लम में है। और साथ ही कोई चौथा मामला है वो भी अदलिया में जो जजेस की तैनाती वाला मामला है वो भी थोड़ा सा पेंडिंग है, क्योंकि वकला जो है वो सीनियरिटी के खिलाफ जजेस की तैनाती के मामले पर अभी तक रुकावट बने हुए हैं। सो अब जो आइंदा इलेक्शन आने वाला है, जिस तरह के बाज़ार अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अगर बदस्तूर अपने अहदे पर कायम रहते हैं तो फिर हुकूमत ये चाहेगी कि इलेक्शन जो है वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले हो जाए। अब उनके जहन में क्या खदशात हैं ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल ये ऐसी बातें सुनने में और ऐसे ही अंदाजे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उनकी एक मज़ाहमत की लड़ाई थी वो उस तरफ जाती हुई दिखाई दी है, क्योंकि चंद ही रोज़ कबल नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि वो अपना टारगेट हासिल करना चाहते हैं और वो टारगेट है आइन और कानून की बालादस्ती। उसके लिए चाहे मज़ाहमत से वो अपना टारगेट हासिल करें या मुफाहमत से, मकसद उनका अपना टारगेट हासिल करना है। सो इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि शायद मुफाहमत से उनका टारगेट हासिल करने की जो ख्वाहिश है वो शायद पूरी ना हो सके और मज़ाहमत की तरफ ही वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब का लबो लहजा भी और मरीम साहबा का लबो लहजा भी मज़ाहमत का ही लहजा है और अब वो काफ़ी खुलकर सामने आ गए। और जैसे कि इमरान खान साहब को ये है खदशा कि जी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ना हों जब इलेक्शन हो, इस तरह मुस्लिम लीग नून वाले ये चाहते हैं कि जी अगर अगले आइंदा जब भी इलेक्शन हो तो उस वक्त जनरल फैज़ आर्मी चीफ ना हो। सो उन्होंने एक प्लान करके जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ आज बात की मरीम साहबा ने और कहा कि उनको आर्मी चीफ नहीं बनना चाहिए और उन्होंने बहुत सारे उस पर एतराज़ात किए। बतौर साफ़ी हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि कौन क्या किस ओहदे पर जाता है, चीफ जस्टिस कौन बनता है, आर्मी चीफ कौन बनता है, लेकिन आपको जो रियल पिक्चर है वो बताना हमारे लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और अब ये दिखाई दे रहा है कि जो आइंदा कह सकते हैं कि तकरीबन पौने दो महीने, ये जो अक्टूबर का महीना है और ये जो नवंबर का महीना आ रहा है, इसमें और दिसंबर से पहले काफ़ी हद तक पिक्चर मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। आज काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हुई है कि ये मामला आगे जो है वो महाजराई की तरफ बढ़ रहा है इस्टेब्लिशमेंट की, और मुस्लिम लीग नून की महाजराई आने वाले वक्त में ज़्यादा होगी। और फिर वही बात है कि खान साहब ने जो एक दफ़ा तकरीर करते हुए कौमी असम्बली में कहा था कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर शायद खान साहब के अलावा बाकी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बहरहाल बतौर पाकिस्तानी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतरी लाए और मुस्लिम लीग नून है या इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है, जो कोई भी है इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें, उस पर काम करें। यही हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है और यही हमारी भी ख्वाहिश है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।